नमस्कार दर्शकों, मैं प्रकृति मोहन आपका स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है बागवानी विभाग द्वारा बागवानों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं। और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर मल्लिका ठाकुर, जो कि निदेशालय बागवानी विभाग शिमला में बतौर बागवानी विकास अधिकारी कार्यरत हैं। डॉक्टर मल्लिका ठाकुर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। डॉक्टर ठाकुर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि हमारे सरकार ने बागवानों के विकास के लिए क्या क्या कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं? देखिए, उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा बागवानों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जो है वो सुविधाएं एवं प्रोत्साहन उपलब्ध करवाया जा रहा है, ताकि जो हमारे बागवान हैं और जो हमारे लघु एवं सीमांत हैं, पिछड़ा क्षेत्र के बागवान हैं और अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य वर्ग के बागवान हैं, वो बागवानी को अपना व्यवसाय बना सके। तो विभाग द्वारा अभी मुख्यतः 2 प्रकार की जो योजनाएं हैं वो कार्यान्वित की जा रही हैं। पहली तो है केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं और दूसरी हैं राज्य प्रायोजित योजनाएं। अगर हम पहले केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के बारे में बात करें तो जो हमारी सबसे प्रमुख स्कीम है वह है एकीकृत बागवानी विकास मिशन यानी कि MIDH। तो मैं यह बताना चाहूँगी कि कृषि जहाँ से शुरू होती है वहाँ से लेके जो प्रोसेसिंग तक के क्रियाकलाप हैं वो इस स्कीम के अंतर्गत जो हैं उनमें अनुदान राशि हमारे किसान बागवानों को उपलब्ध करवाई जाती है जी। और हाल ही में जो है हमारी MIDH स्कीम के दिशा निर्देशों में संशोधन भी किया गया है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो रोपण सामग्री के उत्पादन हेतु जो है हमारे किसान बागवानों को एक छोटी पौधशाला लगाने के लिए जो है 50% की अनुदान राशि विभाग द्वारा दी जाती है, जिसके लिए उन्हें जो है मिनिमम 0.4 हेक्टेयर के क्षेत्रफल और मैक्सिमम जो है 1 हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल में छोटी पौधशाला को स्थापित करना होगा। अगर हमारे किसान बागवान जो हैं वो एक बड़ी पौधशाला लगाना चाहते हैं तो उसके लिए 1 हेक्टेयर से लेकर मैक्सिमम 2 हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल में 40% की अनुदान राशि विभाग उन्हें उपलब्ध करवाता है जी। अगर हम आगे बात करें तो जो हमारे प्रदेश के पढ़े लिखे बागवान हैं या एजुकेटेड जो हमारे बागवान हैं वो टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज़ की भी स्थापना कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत उन्हें 40% की अनुदान राशि विभाग द्वारा दी जाएगी। अगर टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी ये क्या है? टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज़ जिसमें टिश्यू कल्चर जो बेस्ड हमारे पौधे होते हैं उन्हें छोटे पौधे होते हैं उन्हें उगाया जाता है, जिसके लिए जो है मिनिमम हमारे बागवानों को 10 लाख जो पौधे हैं वो टिश्यू कल्चर लैब में ग्रो करने पड़ेंगे और मैक्सिमम जो है इसमें 25 लाख तक पौधे उन्हें ग्रो करने पड़ेंगे। और जो अनुदान राशि है वो वे कितने पौधे उगाते हैं उसके ऊपर निर्भर करेगी। अगर हम आगे बात करें क्षेत्र विस्तार की यानी एरिया एक्सपेंशन की, तो उसके अंतर्गत जो है विभिन्न फल फसलें लगाकर जैसे कि सेब, आम, लीची, नींबू प्रजाति के पौधे इत्यादि लगाकर जो है हमारे किसान बागवान 50% की अनुदान राशि विभाग से ले सकते हैं जी। और जो हमारे नए संशोधित जो हमारे दिशा निर्देश है MIDH के उसके अंतर्गत जो है कुछ नई जो फल फसलें हैं उन्हें भी इंक्लूड किया गया है, जैसे कि ड्रैगन फ्रूट, एवोकाडो, ब्लूबेरी, परसिमन, पैशन फ्रूट इत्यादि, जिसके अंतर्गत जो है 50% की अनुदान राशि हमारे किसान बागवानों को दी जाएगी। और अगर हमारे किसान बागवान जो है पहले क्या होता था इस स्कीम में कि ये जो क्षेत्र विस्तार में अनुदान राशि थी वे 3 वर्षों में दी जाती थी 60-20-20 के अनुपात पे, पर जो अब हमारे संशोधित दिशा निर्देश है उसके अनुसार जो है वो यही अनुदान राशि 60 और 40 की दर पे 2 वर्षों में हमारे किसान बागवानों को दी जाएगी। मतलब कि फाइनेंशियल जो हेल्प है हाँ जी, वो थोड़ा कम समय में मिल जाएगी। अब जो हमारे नए संशोधित जो हमारे के दिशा निर्देश हैं MIDH स्कीम के, वे अगले वित्तीय वर्ष यानी कि 2025-26 से विभाग में एप्लीकेबल होंगे। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ फल फसलों के लिए, बट इस स्कीम के अंतर्गत जो है वे किसान अगर सब्जियां उगाते हैं, सुगंधित पौधे उगाते हैं या फिर मसाले उगाते हैं तो उसके लिए भी जो है 50% की अनुदान राशि विभाग उन्हें उपलब्ध करवाएगा जी।
तो जैसे आपने फल सब्जी भी बताया, तो मैं बात करना चाहूँगी यहाँ पर मशरूम की कि जैसे मशरूम की फसल है उसके लिए ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है। हाँ तो क्या जी। आपका विभाग इसके लिए कोई किसी तरह की ट्रेनिंग भी देता है तो फिर वो कैसे देता है? जी, देखिए मशरूम उत्पादन के लिए भी जो है वो इस स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। और जो मशरूम से रिलेटेड ट्रेनिंग होती है वो विभाग द्वारा निःशुल्क हमारे किसान बागवानों को, जैसे DMR चंबा घाट है सोलन में, वहाँ पे, या फिर जो पालमपुर यूनिवर्सिटी है हमारी एग्रीकल्चर वहाँ पे, या फिर जो हमारे जो हमारे मशरूम उत्पादन केंद्र है वहाँ पर भी जो है वह यह ट्रेनिंग हमारे बागवानों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। जी, आपने अभी बात की हमारे जो नेशनल लेवल पे जो स्कीम्स चल रही हैं। हाँ जी। स्टेट लेवल पे कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं? देखिए स्टेट लेवल पे मुख्यतः हमारी जो सबसे पहली स्कीम है वो है एंटी हेल नेट स्कीम, यानी कि एक ओला अवरोधक जाली की स्थापना, जिसके अंतर्गत जो है वो राज्य सरकार हमारे किसान बागवानों को 80% की जो सब्सिडी है, अनुदान राशि है, वो मुहैया करवा रही है। जी, तो क्या इसमें भी कोई मिनिमम कोई क्षेत्रफल निर्धारित है या फिर छोटी ज़मीन के लिए, मतलब कम क्षेत्रफल वाली ज़मीन के लिए भी ये मिल सकता है हमें? जी, ये कम क्षेत्रफल के लिए भी हमारे किसान बागवानों को इसके अंतर्गत जो है वो अनुदान राशि दी जाएगी। और जो इसमें मैक्सिमम लिमिट है वो है 5000 स्क्वायर मीटर की, कि जो प्रति बागवान है वो 5000 वर्ग मीटर तक जो है वो एंटी हेल नेट खरीद के अनुदान राशि विभाग द्वारा ले सकते हैं। जी, तो क्या इसके अंतर्गत ये जो एंटी हेल गन्स आती हैं वो भी इसमें शामिल है? नहीं, जो एंटी हेल गन है वो उनका प्रावधान अभी हमारी किसी भी जो योजना है उसमें नहीं किया गया है। जो विभाग है वो अभी सब्सिडी एंटी हेल गन के अंतर्गत नहीं दे रहा है। जी, जो ये संक्षिप्त खेती होती है इसके अंतर्गत किस तरह की अनुदान राशि दी जाती है और इसका भी कोई मिनिमम कोई एरिया निर्धारित है? हाँ जी, जैसे हम MRDA स्कीम की बात कर रहे थे, तो इसके अंतर्गत भी जो है वो संरक्षित खेती के लिए जो है वो अनुदान राशि हमारे किसान बागवानों को दी जाती है, जिसके अंतर्गत जो हमारे किसान बागवान हैं वो नेचुरली वेंटिलेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर या फिर हाईटेक पॉली हाउस, यानी कि फैन एंड पैड सिस्टम जो पॉली हाउस है हमारा, वो लगाकर 50% की जो अनुदान राशि है वो विभाग द्वारा MRDA स्कीम के अंतर्गत ले सकते हैं। जी। और जो हमारे नए संशोधित दिशा निर्देश हैं MIDH के, उसके अंतर्गत जो मैक्सिमम लिमिट है वो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में वो 2500 स्क्वायर मीटर की है, मतलब 2500 स्क्वायर मीटर मैक्सिमम तक जो है हमारे किसान बागवान सब्सिडी ले सकते हैं। जी, देखिए जो ये स्कीम्स चल रही है, जो बागवानों के लिए कल्याणकारी स्कीमें की हम बात कर रहे हैं, तो क्या इसमें प्राइवेट कंपनियां भी इन्वॉल्व की जा रही हैं? हाँ जी, देखिए जो हमारी जैसे PMKSY स्कीम है, हमारी जो केंद्र की PMKSY स्कीम है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसके अंतर्गत जो है अगर हमारे किसान बागवान सूक्ष्म या फिर टपक यानी ड्रिप या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम अगर स्थापित करना चाहते हैं तो उसके अंतर्गत जो है उन्हें 80% की अनुदान राशि विभाग द्वारा दी जा रही है। और इस स्कीम के अंतर्गत जो है वो कंपनीज़ को एम्पैनल किया गया है और ये किसान बागवानों की डिस्क्रिप्शन पे है कि वो कौन सी एम्पैनल कंपनी से जो है वो अपना ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है इंस्टॉल करवाना चाहते हैं। जी। और उसके बाद जो किसान बागवान हैं वो सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट देते हैं एक DDH ऑफिस में कि जो भी कंपनी द्वारा उनके खेतों में कार्य किया गया है उससे वो सेटिस्फाई हैं, और उसके बाद ही जो है वो अनुदान राशि दी जाती है। जी, हाँ जी। ये क्यों ज़रूरत पड़ी कि इसमें कंपनीज़ को भी लिया जाए, कंपनीज़ को एम्पैनल किया जाए? मतलब सरकारी जो ये रूपरेखा है, हाँ जी, उसमें क्या कोई कमी रह गई थी? नहीं, कमी तो नहीं रह गई थी, बट जैसे हमारा ये ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम है वो किसान बागवानों को अपनी खेतों में मतलब डायरेक्टली लगाना, स्वयं लगाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें पाइपें जो है वो बिछानी पड़ती हैं और उसे जल स्रोत से भी अटैच किया जाता है। तो जो कंपनी है वो प्रॉपरली उन्हें सब इंस्टॉल करके देते हैं ताकि जो किसान बागवानों को जो है वो कोई भी मुश्किल ना आए, और जो उनका टपक सिंचाई या फिर वो स्प्रिंकलर सिस्टम, जो भी सिस्टम वो अपने खेतों में लगाए उसमें मतलब कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए। जी, हाँ जी। जो ये अपनी अभी हमें योजनाएं बताई, तो इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जो बागवान हैं वो कहाँ पर और कैसे आवेदन कर सकते हैं? जी, जो विभाग द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे केंद्रीय प्रशासित हैं या चाहे राज्य प्रशासित हैं, वे इन योजनाओं के लाभ उठाने के लिए जो हमारा विभाग का ऑनलाइन पोर्टल है, ई-उद्यान पोर्टल है, उसके माध्यम से अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं। और ये जो हमारा ई-उद्यान जो है उसकी एक मोबाइल फ़ोन की ऐप भी है, उसमें उसके थ्रू भी जो है किसान बागवान स्वयं अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं।
परंतु अगर उन्हें कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही है, जी कई बार ऐसा होता है ना, जैसे हमारे कोई तबका ऐसा भी है हमारे बागवानों का, हाँ जी, जो कि इंटरनेट का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। हाँ जी, जी जी, वो कैसे कर सकते हैं? जी, अगर उन्हें, जैसे मैं बता रही थी, कोई भी अगर दिक्कत परेशानी आ रही है तो अपने पास के किसी भी लोक मित्र केंद्र में जाकर जो है ई उद्यान के माध्यम से अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, या फिर जो भी हमारा पास का उनका उद्यान प्रसार केंद्र रहेगा या उद्यान विकास खंड रहेगा, वहाँ जाकर भी वे अपना आवेदन दे सकते हैं। जी जी, देखिए, इन ये जो योजनाएं हैं, इनका लाभ उठाने के लिए जैसे हमारे बागवान जाते हैं मतलब कंसर्न्ड ऑफिस में, तो वो उनको मतलब दस्तावेज़ों की एक लंबी सी लिस्ट पकड़ा देते हैं, और उन्हीं में जो बागवान है वो थोड़ा उलझ के रह जाते हैं कि अब क्या क्या कहाँ से कैसे जोड़ें, कहाँ से लेके आएँ। तो इसको थोड़ा सा सरल कैसे, मतलब थोड़ा सा सरल करके हम चाहेंगे कि हमारे बागवानों को आप बताएं। जी देखिए, आवेदन करना बहुत ही आसान है। इसके लिए जो है किसान बागवानों को अपना आधार कार्ड और अपना बैंक पासबुक की जो छाया प्रति है वो, और जिस भी कंपोनेंट के अंडर वो सब्सिडी लेना चाहते हैं उसकी कोटेशन या फिर डीपीआर, और साथ ही में उनकी जमाबंदी और उनके उस एरिया का ततीमा, बस ये 5 जो हैं वो हमें दस्तावेज़ चाहिए होंगे उस केस को आगे प्रोसेस करने के लिए। जी, हाँ जी, मतलब कि दस्तावेज़ों में सिर्फ 5 दस्तावेज चाहिए हाँ, हैं, ज़्यादा कोई हाँ उलझने की ज़रूरत नहीं है। जी जी। और ये लोक मित्र केंद्रों में आसानी से आपको जानकारी भी मिल जाएगी हाँ जी, और दस्तावेज भी आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। जी हाँ जी। तो देखिए, जैसे ग्राउंड लेवल पर होता है, ग्राउंड लेवल पर कौन रिस्पॉन्सिबल है कि हर एक किसान को ये जानकारी पहुंचाई जाए इन स्कीमों की? देखिए, ग्राउंड लेवल पर जो हैं, जो हमारे उद्यान प्रसार केंद्र हैं, उनमें उद्यान प्रसार जो हमारे अधिकारी हैं वे समय समय पर जो है वो 1 दिवसीय जो ट्रेनिंग कैंप होता है, प्रशिक्षण शिविर होता है, वो अपने एरिया के पंचायतों में जो है वो कंडक्ट करवाते हैं, और वो एक माध्यम है कि वो किसानों तक पहुंच सके और विभाग की सारी योजनाओं के बारे में उन्हें डिटेल में बता सके। हाँ जी, और जैसे कि आपने बताया कि आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, तो अगर किसान बागवानों को वैसे भी अगर कोई रह जा रहा है तो किसान बागवान जो हैं वो हमारे जो विभाग का ऑनलाइन पोर्टल है, ई उद्यान पोर्टल है, उसके माध्यम से सारी स्कीम्स की जानकारी ले सकते हैं और अपना आवेदन, जैसे कि मैंने बताया, स्वयं या फिर लोक मित्र केंद्र से दे सकते हैं। मतलब कि अगर बाकी किसी माध्यम से किसान को मतलब स्कीम की जानकारी नहीं मिल रही है, हाँ तो वो सीधा लोक मित्र केंद्र में जाकर वो स्कीमों की जानकारी ले सकता है। बिल्कुल जी, हाँ जी। अच्छा, बागवानों को जागरूक करने के लिए हमारा विभाग किस तरह के मतलब प्रावधान कर रहा है, क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? जी देखिए, किसानों को विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए जो विभाग है वे समय समय पर अलग अलग तरह के जो प्रशिक्षण शिविर हैं वो कंडक्ट करवाता रहता है। जैसे कि हम MRDA स्कीम की ही बात कर रहे हैं, तो इसमें भी जो है प्रशिक्षण शिविर हमारे किसान बागवानों को निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाते हैं, और साथ ही में एक्सपोजर विजिट्स भी कंडक्ट करवाई जाती हैं दूसरे राज्यों में, ताकि जो हमारे किसान बागवान हैं वे जो हमारी न्यू टेक्निक्स हैं उनके बारे में जान सकें और जानकारी हासिल कर सकें। और जो जैसे कि मैंने बताया कि ई उद्यान पोर्टल जो है उसके थ्रू वो अपना आवेदन कहीं से भी जमा कर सकते हैं। जी हाँ जी। और आपको क्या लगता है कि मतलब जैसे आप विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं विभाग द्वारा, ताकि जो हमारे बागवान हैं इन स्कीमों के प्रति वो जागरूक हों, हाँ जी। तो क्या पाया है विभाग ने कि कितने जागरूक हुए हैं हमारे बागवान? देखिए, हमारे किसान बागवान, मैं कहूँगी कि आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा जागरूक है, क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं रोज़ की कि हमारे पास कई बार बजट और फंड्स की कमी पड़ जाती है उन एप्लीकेशंस को क्लियर करने में। जी। तो जो हमारे किसान बागवान हैं वो, मैं तो यही कहूँगी कि आज की डेट में बहुत ही जागरूक है। और हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो विभाग है ये अनुदान राशि किस तरह से जारी करता है? देखिए, अनुदान राशि जो है वो विभाग द्वारा किसान जब अनुमोदित कार्य को पूरा कर देता है उसके बाद जो है हमारे उद्यान प्रसार अधिकारी या जो हमारे उद्यान विकास अधिकारी हैं वे उस जो उन्होंने काम किया होता है उसका निरीक्षण करते हैं, और उसके बाद जो है वो अनुदान राशि हमारे किसान बागवानों के बैंक खाते में डायरेक्टली जो है वो दे दी जाती है।
जी। हाँ जी। और ये जो आपने कहा कि ढेर सारी एप्लीकेशंस आती हैं, तो इन एप्लीकेशंस का जो निपटारा है वो विभाग किस तरह से करता है कि हाँ मतलब जी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जी कि जो जी। एप्लीकेशन पहले हाँ आएगी जी। उसका निपटारा पहले होगा? जी, जैसे कि मैंने बताया कि पहले शायद किसान बागवानों को थोड़ा डाउट भी रहता था कि हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो है हमारे केसेस जो हैं वो प्रोसेस किए जा रहे हैं कि नहीं। इसलिए जो हमारा ई उद्यान पोर्टल है उसमें जब जो किसान बागवान जब अप्लाई करेंगे उनका वही सीनियरिटी रहेगी और वो अपनी सीनियरिटी को और अपने आवेदन को जो है किसी भी टाइम घर बैठे भी ट्रैक कर सकते हैं। तो जो हमारे किसान बागवान हैं उनका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही जो है हमारे केसेस को प्रोसेस किया जाता है और वैसे ही उन्हें अनुदान राशि अनुमोदित कार्यों के पूरा करने के बाद उन्हें दी जाती है। जी। हाँ जी। देखिए, बागवानों द्वारा अभी जो सोलर फेंसिंग है हाँ जी। वो काफ़ी ज़्यादा प्रेफर की जा रही है। हाँ जी। क्योंकि सोलर फेंसिंग मतलब जैसे दूसरे जो पशु आते हैं उनको तो मतलब किसी तरह से फेंस करके रोका जा सकता है, लेकिन जो मेन समस्या जो हमारे इलाके की है, यहाँ पर शिमला हो गया, शिमला के आसपास के इलाके हो गए या थोड़े दूर दराज के भी जहाँ पर मतलब बंदरों का काफ़ी ज़्यादा आतंक है, तो सोलर फेंसिंग को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो ये सोलर फेंस प्राप्त करने के लिए वो किस तरह से जो किसान हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और मतलब इनको सब्सिडी किस तरह से मिलती है? देखिए, पहले तो हमारे विभाग में सोलर फेंसिंग देने के लिए कोई प्रावधान नहीं था, पर अब जो हमारे MIDH के रिवाइज गाइडलाइंस हैं यानी कि संशोधित दिशा निर्देश हैं उसके अंतर्गत सोलर फेंसिंग को एज एन एड ऑन कंपोनेंट रखा गया है। यानी कि अगर जो किसान बागवान हैं वो MIDH स्कीम के अंतर्गत जो है वो अपना क्षेत्र विस्तार करते हैं, अपना बागीचा स्थापित करते हैं, तो उसके साथ ही एज एन एड ऑन कंपोनेंट जो है सोलर फेंसिंग का भी प्रावधान रखा गया है, जिसमें उन्हें 50% की ही अलग से सब्सिडी विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। जी। हाँ तो जी। ये जो सब्सिडी है ये बाद में मिलती है या पहले ही छूट मिल जाती है? नहीं, जब हमारे किसान बागवान जो भी मतलब जिस भी कार्य के लिए उन्हें सैंक्शन मिलेगी विभाग द्वारा, जब वे उस काम को पूरा कर देंगे और जब निरीक्षण हो जाएगा उसके बाद ही ये जो सब्सिडी है, अनुदान राशि है, वो हमारे किसान बागवानों को उपलब्ध करवाई जाएगी। जी। हाँ जी। अभी देखिए, हम लोग जैसे केंचुआ खाद है, हाँ जी, तो केंचुआ खाद भी जो हमारे बागवान हैं हाँ जी, वो उसको प्रेफरेंस देते हैं कि ये वाली खाद जो है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, हाँ जी, तो केमिकल जो खाद है उससे ज़्यादा बेटर यही रहेगी। हाँ जी। तो मतलब इसके लिए भी हमें गड्ढा करना पड़ता है और वो खाद मतलब वो खाद हमारी आए पनपे, तो इसके लिए भी क्या कोई हमें सब्सिडी मिलती है? जी जी, वो भी उसके लिए भी मतलब अप्लाई करने का एक पर्टिकुलर किस तरह का तरीका होता है? हाँ जी, जैसे हम केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के बारे में बात कर रहे थे, तो उनमें से हमारी एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है राष्ट्रीय कृषि विकास मिशन यानी कि RKVY। तो जो ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है उसके अंतर्गत जो है अगर हमारे किसान बागवान वर्मी कंपोस्ट यूनिट इस्टेब्लिश करते हैं, जैसा कि आपने बताया केंचुआ खाद लगाने के लिए जो है वर्मी कंपोस्ट इकाई की ज़रूरत रहती है, तो वो अगर हमारे किसान बागवान स्थापित करते हैं तो उसके अंतर्गत जो है 50% की अनुदान राशि विभाग द्वारा RKVY स्कीम में, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्कीम के अंतर्गत जो है हमारे किसान बागवानों को उपलब्ध करवाई जाती है। जी। और इस स्कीम के अंतर्गत मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अगर हमारे किसान बागवान जो हैं वो वाटर स्टोरेज टैंक यानी कि जल भंडारण टैंक अगर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत जो है 50% की अनुदान राशि विभाग द्वारा दी जाती है, जिसमें मैक्सिमम जो है वो 50 क्यूबिक मीटर की जो है लिमिट है। और अगर हमारे किसान बागवान एक छोटा जल भंडारण टैंक लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है प्रो राटा बेसिस पे विभाग उन्हें अनुदान राशि उपलब्ध करवाता है। जी। हाँ जी। देखिए, ये सब्सिडी प्राप्त करनी है, ये अनुदान राशि लेनी है, तो क्या नया सब कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर अगर किसान के पास कोई पहले गड्ढा खुदा हुआ है जिसमें ये केंचुआ खाद बना रहा है, मतलब उससे उस पर भी वो ले सकता है अनुदान? देखिए, कोई भी मैं कहूँगी कि कार्य करने से पहले अगर विभाग में उस किसान बागवान का जो है एप्लीकेशन जमा है तो वो केस को जो है यानी कि जो अनुदान राशि है वो उन्हें दे दी जाएगी, बट पहले आवेदन करना ज़रूरी है।
तभी हम वो केस को कंसिडरेशन में रखते हैं। जी हाँ जी। तो देखिए जो हमारे बागवान हैं वो हाँ नेशनल लेवल स्कीम्स का ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं या फिर स्टेट लेवल स्कीम्स का देखिए ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे देखिए हैं? हमारे किसान बागवान दोनों ही स्कीम्स का मैं कहूँगी इक्वली फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि बजट जैसे ही आता है उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब पूरा खर्च करने में। जी, तो हमारी केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं और जो राज्य प्रायोजित योजनाएं हैं, दोनों में ही हमेशा बजट की डिमांड रहती है। जी हाँ जी। और तो ये बजट आप किस तरह से पूरा करते हैं? जैसे बजट आया तो किस तरह से उसका मतलब वितरण होता है? हाँ जी, देखिए जो बजट है, जैसा कि मैंने बताया कि जिन एप्लीकेशंस का सीनियरिटी में पहला नंबर होगा उसी के अकॉर्डिंग और हमारे कौन से कंपोनेंट में कितनी ज़्यादा डिमांड है उसके बेसिस पे जो है वो बजट का वितरण किया जाता है। जैसे कि मैं निदेशालय में हूँ, तो हम जो है वो सारे डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसेज हैं वहाँ से डिमांड लेते हैं कि उन्हें कौन से कंपोनेंट्स में जो है बजट की ज़्यादा ज़रूरत है। वो जब बजट का वितरण किया जाता है तो उन्हीं कंपोनेंट्स को जो है वो कंसिडरेशन में रखा जाता है कि इन कंपोनेंट्स में ज़्यादा डिमांड है, तो उन्हीं में जो है वो ज़्यादा बजट का प्रावधान किया जाता है। जी हाँ जी। देखिए आपने बताया कि आप निदेशालय में हैं। हाँ जी। तो मतलब बागवानों की किस किस तरह की क्वेरीज आपके पास ज़्यादा आती हैं? देखिए यहाँ पे तो ज़्यादा सी क्वेरीज बागवानों की इसी रिगार्डिंग आती हैं कि बजट के रिगार्डिंग ही आती हैं कि कब बजट जो है वो उपलब्ध रहेगा और कब जो है उनका केस निकलेगा। जी, तो इसी के रिगार्डिंग ज़्यादा क्वेरीज रहती है। हाँ जी। देखिए ये तो हमने बात की जैसे फेंसिंग हो गई, पौध लगाना हो गया, जैसे कि फल है, फल भंडारण है। हाँ जी। इसमें भी क्या कोई स्कीम्स उपलब्ध हैं? जैसे हम MIDH की ही बात कर रहे थे, तो अभी सारे कॉम्पोनेंट्स कवर नहीं हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे MIDH स्कीम में सारे कंपोनेंट्स इंक्लूडेड हैं। तो जैसे कि आप भंडार गृह की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है और या फिर कोल्ड रूम लगाने के लिए भी जो है हमारे MIDH स्कीम के अंतर्गत जो है 50% की अनुदान राशि विभाग द्वारा दी जाती है। इसके अतिरिक्त अगर हमारे किसान बागवानों के पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो वे CA स्टोर जो इकाई है वो भी स्थापित कर सकते हैं और प्रसंस्करण इकाई यानी कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत उन्हें 50% की अनुदान राशि जो है वो विभाग उपलब्ध करवाता है। जी हाँ जी। इसमें भी क्या कोई एरिया निर्धारित होता है कि भाई इतने एरिया में अगर आप अपने फल भंडारण करेंगे तो आपको अनुदान राशि मिलेगी, या इससे कम एरिया नहीं होना चाहिए? मतलब बगीचा होना चाहिए, या फिर अगर वो कहीं और से भी सोर्स कर रहे हैं उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट देते हैं हमारे जो उद्यान खंड अधिकारी होते हैं, वो एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट देते हैं कि इस जो फार्मर है उसके पास इतना बगीचा है और उसके लिए जो है उन्हें भंडार गृह इस्टेब्लिश करना है। तो बस वही फिजिबिलिटी रहती है कि उनके पास बगीचा होना चाहिए जिसमें कि वो अपना फल जो है वो रखेंगे, मतलब। हाँ जी। ये देखिए कोई बगीचा अगर संक्रमित हो जाता है तो विभाग द्वारा ऐसी भी कोई स्कीम है कि वहाँ जाकर देखा जाए कोई कि किस तरह का संक्रमण है और मतलब रोगों से किस तरह से बगीचे का बचाव किया जा सकता है? जी, ऐसी भी स्कीम तो मैं नहीं कहूँगी। हाँ जी, पेस्टिसाइड के रिलेटेड जो है वो हमारे किसान बागवानों को समय समय पर बताया जाता है। वह अगर कोई भी किसान बागवान के बगीचे में कोई संक्रमण आ रहा है तो वो अपने नज़दीकी जो उद्यान विकास खंड के अधिकारी हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। वे विज़िट करेंगे और उनको अकॉर्डिंगली जो है वो सजेस्ट भी करते हैं कि वे अपने बगीचे में क्या करें कि उस जो संक्रमण है उससे छुटकारा पाया जा सके। हाँ जी। ये जो स्कीम्स हैं, हाँ जी, इन स्कीम्स को मतलब आगे लाने का क्या मुख्य उद्देश्य रहा विभाग का? देखिए किसान बागवानों की जो है वो अलग अलग ज़रूरतों के अकॉर्डिंग जो है वो इन सारी स्कीम्स को जो है वो बनाया गया है। जैसे कि हमने अभी सिर्फ 3 केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के बारे में बात की। जो हमारी अगली केंद्रीय प्रायोजित योजना है वो है कृषि यंत्रीकरण का उपमिशन। तो इस स्कीम के अंतर्गत जो है किसान बागवान अपनी ज़रूरत या फिर योग्यता के अनुसार जो है वो कोई भी मशीन खरीद सकता है, जिसके लिए विभाग उन्हें 50 से 80% तक की जो अनुदान राशि है वो विभिन्न कंपोनेंट्स के अंदर जो है वो उपलब्ध करवाता है। जी हाँ जी। देखिए आपकी इन स्कीम्स में ऐसा कोई कंपोनेंट भी शामिल है कि जैसे देखिए अभी जलवायु बदल रही है, काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं एटमॉस्फेयर में, तो किस तरह से बीज डेवलप होने चाहिए या किस तरह का संरक्षण किसी बगीचे को मिलना चाहिए, ऐसा स्कीम्स में कुछ है शामिल? देखिए हमारी एक
माफ़ी चाहूँगी। देखिए, हमारी केंद्रीय प्रायोजित योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण जो है वो बहुत ही असंवेदनशील जो जलवायु है उसकी वो उत्पन्न हो गई है। और जो हमारा हिमालय क्षेत्र है वो इस अनुकूल जो हमारी जलवायु है उसके लिए बहुत ही संवेदनशील है। तो जो ये फसल बीमा योजना है वो किसानों को इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो नुकसान होते हैं उनकी भरपाई के लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। जी जी। और क्या पशुओं से भी, अच्छा ये तो हाँ, सोलर फेंसिंग में, हाँ जी, सोलर फेंसिंग का प्रावधान है ना। तो उसमें जब भी कोई अपना बगीचा इस्टेब्लिश करेंगे हमारे किसान बागवान, तो उसमें एज एन एड ऑन कंपोनेंट, जैसे कि मैंने बताया, सोलर फेंसिंग का प्रावधान है। तो वो नई संशोधित जो हमारे दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार जो है वो लगा सकते हैं। और जो ये हमारे नया संशोधित दिशा निर्देश हैं वो अगले वित्तीय वर्ष यानी कि 2025-26 से ही अप्लाई होंगे, हाँ जी, होना शुरू होंगे। मतलब अगले साल से जो है वो इस योजना के जो नए हमारे कंपोनेंट्स हैं उनमें जो है अनुदान राशि हमारे किसान बागवानों को दी जाएगी। जी, हाँ, डॉक्टर मल्लिका ठाकुर, आप हमारे स्टूडियो में आई और बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। हाँ, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले अंक में फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।